गुड इवनिंग। आप लोग को जैसा मैंने वादा किया था कि मैं संडे नाइट को एक और वीडियो आप लोग के ऊपर अपलोड करूंगा, आप लोग के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानकारी देने के लिए। अगेन मैं वो कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने एक फ्रेशर को कॉलेज से जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर क्या क्या स्टेप्स होता है, काफ़ी हद तक हम लोगों ने डिस्कस किया। बट फ्रेशर के बाद वो जो एक्सपीरियंस हो जाता है, जब जब बंदा काम करता है कहीं पे 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस, तो उसके बाद जो इंटरव्यू स्किल है वो कम एकदम से अलग हो जाता है। वो अलग इन द सेंस, फ्रेशर के ऊपर क्या होता है, आपने कॉलेज जो सीखा है, इंटर्नशिप में जो सीखा है उसके ऊपर ही आपके सवालात होते हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, जब आप कंपनी दूसरी कंपनी इंटरव्यू के लिए जाते हो, देन इंटरव्यू पैरामीटर्स जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम से अलग हो जाते हैं। अलग इन द सेंस मतलब जो टेक्निकलिटी जो आपका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ही होता है वो। तो आपने क्या सीखा है उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर काफ़ी अदर चीज़ भी आ जाता है। होता क्या है यहाँ पे, आप जैसा बेसिक पैरामीटर्स की क्या होते हैं, टेक्निकल एंड फंक्शनल एक्सपर्टीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। मैं आपको एक एक चीज़ के पहले तो बता देता हूँ, उसके बाद एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, ओनरशिप एंड डिलीवरी, बिहेवियरल एंड कल्चरल ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर एंड कल्चरल ट्रीटमेंट को बहुत सीरियसली लिया जाता है। I'll start with the technical and functional expertise। ये इसको आपको से बात करेगा टेक्निकल लीड, यानी जिसके अंडर में आप काम करोगे वो आपसे बात करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर आपसे बात करेगा। वो बंदा जो होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए आपने एमबीए कर रहे, एमबीए करके आपने कहीं से 1-2 साल का काम किया, या तो आपने डिप्लोमा करके काम किया, या इंजीनियरिंग। लेट्स टॉक अबाउट द एमबीए फर्स्ट। एमबीए में होता क्या है, एमबीए क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट को संभालता है। एडवर्टाइज के भी डिफरेंट हिस्से होते हैं। कोई एटीएल होता है, बीटीएल होता है, टीटीएल होता है। इसका बाइफर्केशन के ऊपर कौन किस लेवल तक काम किया, कितना बजट हैंडल किया है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है। जो मार्केटिंग हेड होता है वो बताती है। ये सेल्स के लिए लीड जनरेट करते हैं, लीड पैदा करते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। इनका वेबसाइट्स में भी आता है, प्लस अलग तरीके से डिफरेंट होता है। आपने सुना होगा किसी भी कंपनी से आपने फ़ोन किया, उस कंपनी के बारे में रिंगटोन ही उस कंपनी बारे में बोलना चालू हो गया। दैट इज़ वन काइंड ऑफ मार्केटिंग। आपने ये भी देखा होगा किसी कंपनी के प्रोडक्ट के ऐड चल रहा है, प्रोडक्ट बहुत बड़ा होर्डिंग लिखा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ कुछ है। आप जब उसको डायल करोगे तो वहाँ से कोई बंदा उठा के आपको कंपनी के बारे में बोलना चालू करेगा। तो दिस इज आर नथिंग बट इट्स अ मार्केटिंग प्रैक्टिस। वो जब टेक्निकल की जाता है वो उस तरह से उसके ऊपर सवाल होते हैं, उसके ऊपर वो क्वेश्चंस होते हैं। सो आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल टुडे। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। ना कमिंग टू द अदर पार्ट, अदर पॉइंट्स लाइक अगर आप डिप्लोमा करके आते हो, मैं आपको डिप्लोमा बताता हूँ। मान लीजिए आप फैब्रिकेशन में काम करते हो। अब फैब्रिकेशन में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्डिंग होता है। मिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, उसके बाद आपकी रोबोटिक वेल्डिंग हो गया। और ये वेल्डिंग का सीरीज ऑफ डिफरेंट होता है। अब आप उसको बंदे को चाहिए रोबोटिक वेल्डिंग, तो वो क्या करेगा, आपके रोबोटिक वेल्डिंग में कितना अंडरस्टैंडिंग है वो चेक करेगा। किस तरह से उसकी जो ये है प्रोपोजिशंस है, किस तरह से उसको मैकेनिज्म है, किस तरह से उसको हैंडल करोगे, उसको आपको जानना पड़ेगा। सिमिलरली अदर वेल्डिंग केसेस में वही है। अब जब फैक्ट्री की बात करते हैं उसके अंदर में आपको काफ़ी सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स को भी फॉलो करना पड़ता है, वो भी आपको पूछेगा। आपने इसमें क्या क्या सेफ्टी प्रोसीड्यूर फॉलो करते हो, कैसे कैसे करते हो, प्रोडक्ट का टारगेट क्या है, किस तरह से करते हो, मैंने ईच एंड एवरीथिंग। साथ में आपको पूछेगा आप आपकी जो कॉस्टिंग के ऊपर कैसे सेव करते हो, पैसा कैसा बचाते हो, क्योंकि एक एक स्ट्रोक के ऊपर पैसा जाता है, तो उसको किस तरह से करोगे वो आपसे जानने की कोशिश करेगा। कॉस्ट सेविंग के ऊपर आपकी क्या फ्लो है, क्या है वो जानना। इसके बाद एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि आपको बिजनेस एक्यूमेन,
बिजनेस एक्यूमेन क्या होता है, आप जब जिस कंपनी में भी काम करते हो, जैसे आपने किसी रोबोटिक ऑर्गेनाइजेशन करते हो, जो रोबोट बनाती है बनाने वाली कंपनी में काम करते हो, या कि एबीसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो फर्स्ट होगा आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि हर कंपनी का हर एक बंदे वो सिक्योरिटी गेट से लेके अंदर में हर लेवल के बंदे को एक कंट्रीब्यूशन होता है एबिटा, उस प्रॉपर्टी को कॉस्ट सेंटर में प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। उसमें एक ऑपरेटर भी करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी करता है। अब हर किसी का करने का तरीका अलग होता है। अब बंदा सिक्योरिटी गार्ड के फॉर एग्जांपल कोई हमारा नई कस्टमर आता है, उसको प्रॉपरली ग्रीटिंग्स करके उसको अंदर लेके आते, बैठाते, प्लस जिनसे मिलना है उसे मिलवा देते, तो वो जो इम्प्रेशन कैरी करता है दैट गिव्स ए बेटर रिस्पेक्ट। सो वो भी ये उसकी कंट्रीब्यूशन हो गई है। कंपनी में चोरी चपाटी ना हो उसको देखना उनका काम है सिक्योरिटी ऑफिसर्स का। सिमिलरली जब प्रोडक्शन लाइन पे हम आते हैं, तो प्रोडक्शन लाइन में क्या होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका करना कैसा होगा। प्रोडक्शन लाइन में हमारा टारगेट होता है इतना, इस टारगेट को कैसे फुलफिल करे, तो कॉस्ट सेविंग, उसमें काइजन के ऊपर एप्लीकेशन कितना आपने किया है, आपने क्वालिटी सर्कल में कितना काम किया है, आपने 6S कंसेप्ट के ऊपर क्या काम किया है, ये सब आपसे पूछेगा। ये हो गया आपको टेक्निकल की बात किया मैंने। लेट्स टॉक अबाउट अपना एचआर के बारे में पूछता हूँ। अगर मैं एक एचआर का बंदा हूँ, मेरे को कोई एचआर का जर्नलिस्ट रोल चाहिए, या स्पेसिफिक आईआर का रोल चाहिए, या ईआर का रोल चाहिए, या कॉम्पनसेशन बेनिफिट मैनेजमेंट की बंदा चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अगर कॉम्पनसेशन में उसके बेंचमार्किंग आता है कि नहीं, जॉब इवैल्यूएशन आता है कि नहीं, उसका एक्सेल कितना स्ट्रांग है वो चेक करूँगा। तो उसकी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज है, आई हैव टू चेक ऑल द कॉम्पिटेंसीज, ही शुड बी अप टू द स्टैंडर्ड, सो दैट वंस ही जॉइन ही कैन स्टार्ट डिलीवरी। हम एक महीने तक हैंड होल्ड कर सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। If I start handling for permanently, then I'll have a problem. I cannot go ahead with this. Even nobody can, not forget about me, nobody can do that. हो तो दिक्कत वहीं पे हो जाता है। तो ये हो गया। अब हम टेक्निकल कोर्स स्किल के बारे में आपसे थोड़ा सा हमने जो डिस्कशन किया है, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिनेरियो। आप अब जब काम करते हो, पूरा एक चेन रहता है, उस चेन में हर किसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। आप सोचो, अब वैसे आप पूछ सकते हो कि ये कनेक्ट क्या होता है। कनेक्ट इन द सेंस मैंने, वो जो बंदा मान लीजिए वेल्डिंग का, हमने क्या किया वेल्डिंग की, अब चलो लाइन में बात करता हूँ। लाइन में क्या होता है, जहाँ से भी सामान आता है उसका असेंबल होता है, उसका पैकेजिंग होता है, या लगाना होता है, फिक्स करना होता है, ये सब होता है, असेंबल करना होता है, उसके बाद उसका पैकेजिंग में चला जाता है। अब ये तभी वहाँ पे फ्लो रहेगा जब आगे पीछे से अपना वेल्डिंग वाला काम करेगा, मशीनिंग वाला मशीनिंग का काम करेगा, सब अपना अपना काम करके वो सामान आगे देगा। तो और आपके पास प्रेशर हो कि हमें इतना डिस्पैच आज करना ही करना है। मान लीजिए 1 लाख कुछ एबीसी आइटम हमें करना है आज दिन भर में, या जो भी है, मे बी 80,000, मे बी 70,000, whatever it is. So you'll have to deliver by end of the day, or end of the day you have to deliver to your OEM partner, or if you are not a OEM, if you yourself is OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, रेडी करके आपको ये देना पड़ेगा, आपको डीलर के पास जाता है सामान। तो ये सब टारगेट ओरिएंटेड होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप OEM हैं, तो इस एक टाइम के अनुसार बिजनेस बढ़ता है, तो बहुत प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के अंदर में आपको काम करना होता है। तो आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ता है, भाई इतने घंटे में हमें इतना सामान निकालना ही निकालना है। अगर डिले हो जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है एंटायर चेन ऑफ पीपल जो उसके साथ इन्वॉल्व है। इट्स नॉट अबाउट 1 people 2 people, एवरीवन विल बी अंडर ट्रबल। होता है कि अगले डिस्पैच में वो डिलीवर नहीं होगा, डिस्पैच बोलेगा मेरे पास सामान तो आप प्रोडक्शन शो आए नहीं, तो डिलीवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आप इस कंडीशन से कैसे हैंडल करोगे। आपको ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप कैसे हैंडल करोगे। आप तो ये बोल दोगे कि जब वो बंदा दिया नहीं, मैंने तो नहीं कर पाया। तो हमें पता है आपने उस बंदे ने दिया, तो आपने क्या किया।
आपने उस चीज़ को एस्केलेट किया, आपने उसके साथ बैठ के समझा, क्या किया, वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस जानने का मतलब होता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी डेडिकेशन पता चलता है। ये बड़ा ईज़ी होता है कि उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, सबने काम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊँ। ये बड़ा ईज़ी आंसर होता है। लेकिन आप इससे बाईपास का इससे काम चलता नहीं है। आप किसी के ऊपर दोष दे दो, अगले को भी समझ में आता है ये खाली टाइम पास कर रहा है। तो आपसे जानने की कोशिश करेगा कि भाई क्यों हुआ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसमें आपने उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो ये सब चीज़ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपसे ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हर एक काम एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, उसका एक सिस्टम डिज़ाइन होता है। ऐसे उठा के आप कुछ भी कर लो, नहीं होता है वो कहीं पे भी नहीं होता। इवन आप घर पे भी देखोगे, किताब अपने 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 लाइब्रेरी में जाके, अपने घर का लाइब्रेरी है या तो टेबल में जहाँ पे बुक्स रखा हो, इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा तो आप पढ़ा ढंग से उसको हैंडल कर नहीं कर पाओगे। वो आपको सिस्टम से होता है, प्रोसेस से होता है। आपकी जैसे अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो बंदा जब सुबह आता है तो वो उस लाइन बोलो या किसी भी चीज़ के लिए बोलो, लाइक मैं आपकी एमए मार्केटिंग का एग्जांपल लेता हूँ। वो क्या करेगा, आके शुरुआत में आपके शुरुआत दिन भर जितना मेल है वो सबको देख के जवाब देगा। उसमें से जो लीड है कंसर्न सेल्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। उनका काम है लीड जनरेट करना। इसके बाद वो देख लेगा कि उसके साथ कुछ टास्क असाइंड है कि नहीं, वो देखना होगा। अब मार्केटिंग क्या करता है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन, वो तो पैन इंडिया होता है, तो पैन इंडिया में हर जगह एजेंसी के थ्रू से काम करता है, कोई इंडिविजुअल बेसिस पे भी काम करता है, वो सब चीज़ उनको देखना पड़ेगा। सो इट्स गैमेट ऑफ एक्टिविटीज लाइन अप रहता है सुबह, वो देखना पड़ेगा आपको। तो उसको आप अपने प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। तो हैफाजर्ड वे में आप काम कर नहीं सकते हो। अब जैसे अब हम देखते हैं कि वो बंदा लीड जनरेट कर रहा है, तो उसका एक हर चीज़ का एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लीड आपने क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या, सेकंड क्या करना, फाइनल क्या करना, वन पेजर एक गाइडलाइंस रहता है। जैसा कि कल के डेट में कोई वो बंदा, जो बंदा अभी काम करे छोड़ के चला जाए, तो दूसरा बंदा आकर तुरंत उसके अंदर घुस जाए, आकर अपने काम स्टार्ट करे। इज इट क्लियर? आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी अच्छी तरीके से लाइटर ईएमए में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो करेगा वो आपको। तो एसओपी चालू करना, एसओपी पे काम करना, एसओपी डेवलप करके उसी को गाइडलाइन फॉलो करना, वो आपको पूछेगा आपसे भाई आपने कभी इस तरह से काम किया है तो कैसे किया है। तो आपको प्रोसेस के ऊपर वो आपसे जानने की कोशिश करेगा। राइट नाउ कमिंग टू द बिहेवियर एंड लीडरशिप प्रिंसिपल्स। बिहेवियर क्या होता है, आप देखिए किसी भी कंपनी में आपका अकेला तो आप रहते नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप उसके साथ किस तरह से अपने आप को जेल अप करके काम करोगे। आपको काम तो करना है, सबको लेके काम करना है। अब अकेला में भी काम नहीं कर सकते हो, आपको सबके साथ ही चलना पड़ेगा। तो काम कैसे कर पाओगे आप, तो वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। अब सेकेंडली मान लीजिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आ गया, जो आपका एरिया का भी नहीं है, लेकिन आपने उसको सॉल्व किया है क्योंकि आपने पहले काम किया था, या आपको लगा कि हो सकता, तो यू ट्राइड एंड यू गॉट यू सक्सीडेड। तो ये भी एक अचीवमेंट ही है। तो इसमें होता है क्या, सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं, वर्ड होता है हमारे मैनेजमेंट थ्योरी में। ये सिचुएशनल लीडरशिप सामने आ जाता है कि भाई ये लड़के ने ये काम दिक्कत हुआ तो वहाँ जाके उसने काम खत्म किया है। इट्स अ काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो ये सब चीज़ होता है। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कल्चरल ट्रीटमेंट। अब कल्चरल ट्रीटमेंट में होता क्या है, कल्चरल ट्रीटमेंट में आपको ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन है 40-50 साल पुराना हो गया, तो उसका प्रोसेस सब कुछ अपनी जगह में खड़ा सेट हो गया। हाँ, इम्प्रूवमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, हो कभी भी कुछ भी करना है तो करना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ है। लेकिन जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी फायर फाइटिंग स्टेज में है, यानी उसके ऊपर काम करना बाकी है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे। उस कल्चर में वहाँ पे प्रेशर हुमंगस रहता है। आप एक काम करोगे तो 10 काम ऑलरेडी लाइन अप हो जाएगा। तो आपको उस काम को हैंडल करने के लिए जो मेंटल एबिलिटी चाहिए, आपकी जो कूल, आप गुस्सा नहीं कर सकते काम के बाद, किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, कूलली आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो उस तरह की मेंटालिटी है कि नहीं, आप उस कल्चर में फिट बैठोगे कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत बहुत सीरियसली नोट करता है।
ऑर्गेनाइजेशन तो किसी भी कंडीशन में उसको बाईपास करने देना नहीं चाहता है। वन पॉइंट इज लेफ्ट आउट, दैट इज द ओनरशिप एंड डिलीवरी। क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, टिपिकल टेंडेंसी क्या होता है, उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, मैं उसने काम नहीं किया, सबका मैंने किया, तो वो चलता नहीं है। तो उसके चलते मेरा काम नहीं हुआ है, तो वो जो गलत हो जाता है ओनरशिप। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि 10,000 का प्रोडक्शन देना है, तो 10,000 का ओनरशिप लेके आपको काम खत्म करना है। यू कैनॉट टॉक इन दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एबीसी रीजन, आई फेल टू डू सो। हो सकता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या उसको सॉल्व करने के लिए क्या काम किया, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। People will accept you once you have to be reasonable, you have to be logical, you have to be analytical। ये 3-4 पॉइंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको ग्रो करना है, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो चाहिए। अगर जैसे तैसे छोटी मोटी कंपनी में 100-150 लोगों की कंपनी में आपको बिताना है तो वो अलग बात है। बट आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट एंड वेरी कैंडिड ओपिनियन कि आप लोग को अगर आगे बढ़ना है, इस प्रिंसिपल को साथ में गार्ड बांध के चलना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है कि आपको काम जितना आप सीखोगे वो आपके लिए अगला रास्ता क्लियर करते जाएगा। क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा तो एक नया असाइनमेंट आएगा, फिर धीरे धीरे करके आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपकी पोजीशंस भी बढ़ेंगे। तो दीज ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, ये हो गया आपको मैं अभी टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया। अभी आप जब थोड़ा सीनियर लेवल पे आ जाते हो तो आपके सीवीज कैसा होना चाहिए। सीवी एक पत्ता, एक पेज या तो 1.5 पेज, नॉट मोर देन दैट। 1.5 पेज से ज़्यादा होता है तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, आपकी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या स्किल मैट्रिक्स है, क्लियरली आपने कौन सा प्रोजेक्ट में क्या काम किया उसके ऊपर डालना है। और फिर आप जब इंडस्ट्री में भी आ जाते हो वहाँ भी प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, और रेगुलर प्रोडक्शन में भी आपने क्या इम्प्रोवाइज किया, क्वालिटी में आपने क्या काम किया, क्वालिटी 7 क्वालिटी टूल्स के ऊपर आपने क्या काम किया है, सब आपको अगर किया है तो, अगर वो आपका लाइन है तो आपको पूछेगा, वो उसमें डालना है आपको। सीवी तभी शॉर्टलिस्ट होता है अगर आपने कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कुछ फाइनेंशियली कंपनी को सेव किया है, तो मेंशन दैट कि मैंने इस प्रोजेक्ट से इतना पैसा कंपनी का बचाया। तो ये सब चीज़ एड ऑन करता है, वैल्यूएट करता है आपके प्रोफाइल पे। सो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो होगा क्या, आपको स्किल मैट्रिक्स, आपकी कॉम्पिटेंसी, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हो गया, आपकी बिहेवियरल अप्रोच क्या है, वो सब चीज़ उसके अंदर डालना है। आपने वहाँ पे कंपनी के अंदर में कितना कॉस्ट सेविंग किया है, कितना किस रिलेटेड काम किया है, प्रोसेस इम्प्रोवेशन में आपका क्या रोल है, आप आईएसओ में ऊपर कुछ काम किया है कि नहीं, क्वालिटी टूल्स में काम किया है कि नहीं, अगर किया है तो ये सब चीज़ मेंशन करना है। एंड नॉट मोर देन 1.5 पेज एट द मोस्ट। सबसे अच्छा है अगर आप एक पेज के करते हो तो। मैंने अपना अगेन बोल रहा हूँ ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर आपको सीवीज के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी। आप प्रॉब्लम्स होंगे सिस्टम, बाकी जैसे प्रॉब्लम्स है बिहेवियरल सीवेज, कल्चरल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर मोटा मोटा इवोल्यूशन क्राइटेरिया में होता है क्या, टेक्निकल डेप्थ कितना है, सर्टेन परसेंटेज को अलाइन किया, मे बी 30, इट कुड बी 30%। प्रॉब्लम्स कितना, इट कुड बी, ऑर्गेनाइजेशनों की ये वैरी करता है, कहीं 25% हो सकता है। कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में होता है क्या है, अब जो भी बोलो टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक होना चाहिए। जहाँ इधर उधर की बातें किया तो वो आपके लिए नेगेटिव में चला जाता है। ओनरशिप और एटीट्यूड भी अच्छा खासा पॉइंट कैरी करता है, कल्चरल ट्रीटमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो ये सब मिला बोली के आपका इंटरव्यू एक फाइनल होता है। राइट, इंटरव्यू फाइनल होने के बाद आपके सैलरी फिटमेंट भी देखते हो लोग। सैलरी फिटमेंट में क्या होता है, कंपनी का अपना एक बजट रहता है, सिर्फ बजट से आपकी सैलरी को देखते हैं। कोई 10% देता तो कोई 30% भी देता, कोई 40 भी देता, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कंपनी का वॉल्यूम और कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देख के वो फाइनल होता है। राइट, तो आज के लिए इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। अगेन आई विल कम बैक टू यू वेरी सून, मे बी ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे।
इस बीच में कोई भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी जानकारी लेना है तो प्लीज़ 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 उसके अंदर में आप डाल दीजिए, इस ब्लॉग में जाके उसमें मेंशन कर दीजिए। मैं आई विल इंश्योर दैट कि आपका आंसर, आपका रिप्लाई आपको मिले। थैंक यू, बाय।